बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि फाइनेंशियल एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी है। फाइनेंशियल एनवायरनमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो भी हमारे फाइनेंसिंग डिसीजंस होंगे उनके ऊपर फाइनेंसिंग एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट पड़ेगा। बहुत बड़ा और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है फाइनेंशियल एनवायरनमेंट को समझना। अगर हम उसको अच्छे तरीके से समझेंगे तो तभी हमारे जो फाइनेंसिंग डिसीजंस होंगे वो भी फ्रूटफुल साबित होंगे। दूसरी बात ये है कि समटाइम्स हमारे पास कुछ ऐसे फंड्स अवेलेबल होते हैं जिनकी हमें कारपोरेशन के अंदर ज़रूरत नहीं होती। तो फाइनेंशियल इन्वायरमेंट को समझे बगैर हम उनको प्रॉपरली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात कि जितने भी हमारे फर्म के इन्वेस्टर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे, डेट होल्डर्स होंगे, ये सारे के सारे हमें इस फाइनेंशियल इन्वायरमेंट के अंदर से ही मिलेंगे। सो फाइनेंशियल इन्वायरमेंट की जब हम बात करेंगे तो फाइनेंशियल इन्वायरमेंट के डिफरेंट प्लेयर्स हैं, जिसमें फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, ब्रोकर्स हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं और इंटरेस्ट रेट्स को भी हम एज अ प्लेयर ऑफ फाइनेंशियल इन्वायरमेंट ही देखेंगे। सॉरी, फाइनेंशियल मार्केट्स की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट क्या है कि ये इंस्टीट्यूशंस हैं या प्लेसेस हैं या फिर ये प्रोसीजर्स हैं। क्यों बनाए गए ये सारी चीज़ें? क्योंकि हमें बायर्स और सेलर्स इन दोनों को एक जगह पे लाना है। और क्यों लाना है? क्योंकि हमें फंड एलोकेशन के लिए एफिशिएंसी चाहिए। सो ऑल इंस्टीट्यूशंस, प्लेसेस एंड प्रोसीजर फॉर ब्रिंगिंग बायर्स एंड सेलर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टुगेदर विद द पर्पस ऑफ एफिशिएंट फंड एलोकेशन। जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होंगे उनके बायर्स और सेलर्स जहां पे भी डील करेंगे, जहां पे भी अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को सेल या परचेज करेंगे, वो जगह, वो प्लेस या वो प्रोसीजर फाइनेंशियल मार्केट कहलाएगी। फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम डिविजन्स की बात करें तो दो बड़ी कैटेगरीज हमें इसमें नज़र आती हैं। कैटेगरी 1 बेस करती है इसके अंदर ट्रेड की जाने वाले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की लाइफ के ऊपर। ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी लाइफ 1 साल से कम हो, 1 साल या 1 साल से कम, तो वो मनी मार्केट के अंदर ट्रेड किए जाएंगे। और ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर हो, 1 साल से ज़्यादा, तो वो कहाँ पे ट्रेड होंगे? वो कैपिटल मार्केट के अंदर ट्रेड होंगे। दूसरी कैटेगरी बेस करती है ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अगर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम सेल किया जा रहा है या इशू किया जा रहा है तो उसको प्राइमरी मार्केट के अंदर इशू किया जाएगा या सेल किया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही कि जब एक नई गाड़ी हम लेते हैं तो वो कंपनी से लेते हैं या कंपनी के ऑथोराइज्ड शोरूम से लेते हैं। लेकिन ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो एक दफ़ा इशू हो चुका प्राइमरी मार्केट के अंदर, अब जब वो दोबारा ट्रेड किया जाएगा, सेल या परचेज होगी उसकी, तो वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर होगी। ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जो आम डीलर वगैरह होते हैं जो पुरानी गाड़ियों में भी जो है वो सेल परचेज करते हैं, तो ये सेकंड हैंड गाड़ियों की समझ लेके मार्केट है। इसी तरह जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ब्रांड न्यू है वो प्राइमरी मार्केट में, और जो सेकंड हैंड वो सेकेंडरी मार्केट के अंदर, आसानी के लिए। आगे सेकेंडरी मार्केट की भी दो टाइप्स हैं। सबसे पहले एक्सचेंज मार्केट है। इसके अंदर उन तमाम कारपोरेशंस या फर्म्स की के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होंगे जो लिस्टेड होंगे, राइट। और जो नॉन लिस्टेड कारपोरेशंस हैं उनके जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है वो ओवर द काउंटर मार्केट के अंदर ट्रेड किए जाएंगे। फिर हमने डेफिनेशन के अंदर बात की एफिशिएंट फंड्स एलोकेशन की। अब ये जो फंड्स हैं इनको एलोकेट करना है और एफिशिएंटली करना है। मतलब क्या है? हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास एक्सेस फंड अवेलेबल होता है। इनको हम आसानी के लिए सेवर्स का नाम दे सकते हैं। ये हाउस होल्ड भी हो सकते हैं, ये फर्म्स भी हो सकती हैं, ये गवर्नमेंट एंटिटीज भी हो सकती हैं। इनके पास क्या है? ज़रूरत से ज़्यादा पैसा है। और दूसरी तरफ हमारे पास कुछ ऐसे
लोग हैं, कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिनके पास शॉर्टेज है, उनको अपनी कोई भी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए फंड्स उनके पास अवेलेबल नहीं है। हम इनको आसानी के लिए बिजनेसेस का नाम दे देते हैं, राइट। अब ये भी कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई फर्म हो सकती है, बिजनेस गवर्नमेंट एंटिटी हो सकती है। सो एक तरफ एक्सेस वाले हैं और एक तरफ शॉर्टेज वाले हैं, एक तरफ सेवर्स हैं, दूसरी तरफ बिजनेस है। एक्सेस वालों ने अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, कहीं ना कहीं लगाना है पैसा, और जो बिजनेस है, शॉर्टेज वाले हैं, उनको पैसा चाहिए। तो फंड्स एलोकेशन और एफिशिएंट क्या होगी कि ऐसे तमाम लोगों के पास जिनके पास एक्सेस है उनसे पैसा लिया जाए और ज़रूरतमंद एंटिटीज को प्रोवाइड किया जाए। इसको हम बोलेंगे एफिशिएंट फंड एलोकेशंस। अब ये कैसे होती है? 3 तरह से होती है। सबसे पहला तरीका क्या है? ये पहला तरीका डायरेक्ट फ्लो ऑफ फंड है। इसके अंदर क्या होगा? सेवर्स डायरेक्टली अपने फंड किसको देंगे? बिजनेस को डायरेक्टली देंगे, और बिजनेस डायरेक्टली उनको एक प्रॉमिस लिख के देंगे कि भाई हम आपका ये जो पैसा ले रहे हैं ये एक स्पेसिफिक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वापस करेंगे, और तब तक आपको कुछ पीरियोडिक रिटर्न भी देते रहेंगे। जैसे अगर आप लोन लेते हैं तो लोन देने वाला कौन होगा? सेवर होगा। पैसा किधर जाएगा? बिजनेस के पास जाएगा। बदले में वो कोई भी एक पेपर पे लिख देते हैं, बिजनेस लिख देता है कि मैं आपको 3 महीने बाद ये जो कर्जा है ये वापस कर दूंगा, और हर महीने इतना आपको इंटरेस्ट भी दूंगा। तो वो जो पेपर होगा हम उसको क्या कहते हैं? उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, या उनको सिक्योरिटीज का नाम दिया जाता है। ये सिक्योरिटीज आगे फिर सेल परचेज भी हो सकती हैं, जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर होती हैं, राइट। तो पहला तरीकाकार क्या है कि डायरेक्ट पैसा सेवर से निकले और बिजनेस के पास जाए, और बिजनेस डायरेक्ट सिक्योरिटीज सेवर के पास रखवा दे। तो जो सिक्योरिटीज होंगी वो बिजनेस की ओरिजिनल सिक्योरिटीज होंगी सेवर के पास, और सेवर का जो पैसा होगा वो डायरेक्ट बिजनेस के पास जाएगा। दूसरा तरीकाकार क्या है? दूसरा तरीकाकार ये है, इसके अंदर हमने फाइनेंशियल ब्रोकर्स का सहारा लिया। अब ये फाइनेंशियल ब्रोकर्स क्या है? ये फैसिलिटेटर है। ये फैसिलिटेट करते हैं मीटिंग ऑफ सेवर्स एंड बिजनेस की। अब ये इन दोनों को एक जगह पे जमा करने के लिए हमने फाइनेंशियल ब्रोकर्स का सहारा लिया। होगा क्या? होगा ये कि ये बंदा या ये फर्म, फाइनेंशियल ब्रोकर्स फर्म भी हो सकती हैं, ये सेवर्स और बिजनेसेस को एक प्लेस पे लाएगा। और अब क्या होगा? अब सेवर अपने फंड जो है वो बिजनेसेस को प्रोवाइड करेंगे, और बिजनेसेस अपनी सिक्योरिटीज, डायरेक्ट सिक्योरिटीज जो हैं वो सेवर्स को दे देंगे। तो बिजनेस की जो ओरिजिनल सिक्योरिटीज हैं वो सेवर के पास चली जाएंगी। अब सेवर और बिजनेस का एक जगह पे आना भी कोई ज़रूरी नहीं है। आजकल ये सारे काम टेलीफोनिकली हो रहे हैं और डिजिटलाइज हो चुकी है हर चीज़, ईमेल्स पे ये काम हो रहे हैं। तो फाइनेंशियल ब्रोकर क्या करता है? सेवर से पैसे पकड़ता है, बिजनेस को देता है, बिजनेस की ओरिजिनल सिक्योरिटीज पकड़ता है और सेवर को दे देता है, और बीच में से अपना कुछ कमीशन ये रख सकता है। तीसरा क्या चीज़ है? तीसरी चीज़ के अंदर हमारे पास जो दरमियान में एक चीज़ आती है वो आती है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ये क्या है? ये बिल्कुल मिडल मैन है। मिडल, अभी इसमें क्या चीज है? इसमें ये होता है कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज सेवर से पैसा लेंगे अपने बिहाफ के ऊपर, ठीक है जी। अपने बिहाफ पे ये पैसा सेवर से लेंगे, और बदले में जो इनको सिक्योरिटीज दी जाएंगी वो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की अपनी सिक्योरिटी होगी। फॉर एग्जांपल, 3 बंदे हैं, ए, बी और सी, राइट। सी ने बी से पैसा मांगा। अब बी ने ए से पैसा मांगना है, और ए जब बी को पैसा देगा, पीछे मोटिव क्या है कि बी आगे सी को देगा, लेकिन बी जो है वो अपनी गारंटी देता है कि भाई मैं तुमको वापस कर दूंगा। ए को कहता है कि मैं तुमको वापस कर दूंगा। तो जस्ट लाइक ऐसा ही है, ये ए है, ये बी है और ये सी। अब बी ने क्या करना है? इधर से पैसा पकड़ना है और आगे ये पैसा अपना पैसा करके बिजनेस को दे देना है, और इसको जो गारंटी देनी है वो अपनी गारंटी दे देनी है, राइट। इधर से बिजनेस की सिक्योरिटीज ये खुद रख लेगा, अपने पास रख लेगा, और अपनी गारंटी ऑलरेडी ये सेवर को दे चुका है।
तो अगर आप देखें तो जो हमने ये जो कलर से डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है इस ट्रांजैक्शन को, तो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर को अगर कंपैरिजन किया जाए तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि फाइनेंशियल ब्रोकर तो जस्ट फैसिलिटेट कर रहा है, सेवर का ओरिजिनल पैसा जाएगा बिजनेस के पास, राइट। फाइनेंशियल ब्रोकर उसमें अपनी कोई मिक्सचर नहीं बनाएगा, कोई मिक्सिंग नहीं करेगा। लेकिन फाइनेंशियल इंटरमीडियरी क्या करेगा, सेवर से पैसा लेके अपने पास रख लेगा, फिर बिजनेस इसको अप्रोच करेगा और कहेगा भाई मुझे पैसे दे दे, तो ये अपना पैसा करके आगे बिजनेस को दे देगा, और बिजनेस की जो ओरिजिनल सिक्योरिटीज हैं वो अपने पास रख लेगा और अपनी कोई सिक्योरिटी बना के सेवर्स को दे देगा, राइट। तो इनको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। देखते हैं कि वन बाय वन कि ये क्या चीज़ें हैं, फाइनेंशियल ब्रोकर क्या चीज़ है। जैसा कि हमने पहले बात की कि ये क्या करेगा, दो पार्टीज बिजनेस और सेवर, सेलर और बायर, इन दोनों को एक जगह पे लेके आएगा, राइट। इसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स फाइनेंशियल ब्रोकर्स का काम करते हैं, मॉर्टगेज बैंक्स जो हैं वो फाइनेंशियल ब्रोकर्स का काम करते हैं। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज कौन से हैं, ऐसे हैं कि जो डायरेक्ट सिक्योरिटीज खरीदेंगे किससे, बिजनेस से, और इनडायरेक्ट सिक्योरिटीज देंगे किसको, सेवर्स को, राइट। अब ये क्या करेंगे, बेसिकली ये कर क्या रहे होते हैं, एक डायरेक्ट क्लेम को इनडायरेक्ट क्लेम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है कन्वर्टिंग डायरेक्ट क्लेम इनटू इनडायरेक्ट क्लेम, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। इसके अंदर डिपॉजिट इंस्टीट्यूशंस आ जाते हैं, जो कमर्शियल बैंक्स करते हैं, हमारा पैसा लेके पास रख लेते हैं, हमें अपनी सिक्योरिटी देते हैं, लेकिन जब बहुत सारे कस्टमर उनके पास पैसा जमा करा देते हैं तो वो पैसा फिर आगे बिजनेस को लोन आउट कर दिया जाता है। इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो भी यही काम करती है, हमसे प्रीमियम वसूल करती है और फिर आगे उस प्रीमियम को इन्वेस्ट कर दिया जाता है। पेंशन फंड्स हैं, रिटायरमेंट फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं और फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का काम कर रही होती हैं। इसके बाद हमें जो एलोकेशन ऑफ फंड्स है, इसके अंदर हमें जो चीज़ हमने डिस्कस की वो ये की थी कि जब हम फंड देंगे एज अ सेवर बिजनेस को, तो बिजनेस बदले में एक तो वो ये प्रॉमिस लिख के देगा कि मैं आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये पैसे वापस कर दूंगा। हमने उस वो बन जाएगा फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, हम उसको ट्रेड कर सकते हैं और फिर वो उस टाइम पीरियड तक, जब तक उसने बात की है 3 महीने, 3 साल, 10 साल, उस पीरियड तक एक पीरियोडिक पेमेंट भी करेगा जिसको हम रिटर्न का नाम देते हैं। तो अगर डेट होल्डर की बात करें तो वो इंटरेस्ट वसूल करेंगे, और अगर इक्विटी होल्डर है तो वो हमसे डिविडेंड लेगा, फर्म से डिविडेंड लेगा। अब ये इंटरेस्ट या डिविडेंड कितना होना चाहिए, इस इस चीज को डिसाइड करने के लिए हमें डिफरेंट फैक्टर्स का जो है वो जायजा लेना पड़ेगा। डिफरेंट फैक्टर इसके अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है, डिफॉल्ट रिस्क। डिफॉल्ट रिस्क क्या है, द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट पेइंग द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट। डिफॉल्ट रिस्क क्या है कि अगर जनाब मैंने 3 महीने बाद कोई कर्जा वापस करना है तो मैं हैंड्स अप कर दूं कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं नहीं वापस कर सकता और ना ही इंटरेस्ट पेमेंट दे सकूं टाइम पे, तो ये मेरा डिफॉल्ट रिस्क है। अब ये जिस फर्म का जितना ज़्यादा होगा उसको सेवर्स को इंटरेक्ट करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट या डिविडेंड ऑफर करना पड़ेगा। उसके बाद है जी मार्केटेबिलिटी। मार्केटेबिलिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ अ सिक्योरिटी टू बी कन्वर्टेड इनटू कैश थ्रू सेल्स। अब वो जो सिक्योरिटी है जो बिजनेस दे रहा है सेवर को, उसकी मार्केटेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इजीली सेलेबल है और कैश में कन्वर्ट हो जाती है तो इन्वेस्टर्स को हमें अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर नहीं करना पड़ता, वो लोअर पे भी आ जाएंगे। लेकिन अगर सिक्योरिटी की मार्केटेबिलिटी कम है, वो आसानी से सेल नहीं होती, तो फिर हमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ेगा। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी में क्या है कि अगर एक सिक्योरिटी की मैच्योरिटी ज़्यादा है, 10 साल, 20 साल, 30 साल, तो जितनी उसकी मैच्योरिटी ज़्यादा होती जाएगी उतना हमें रेट हाई ऑफर करना पड़ेगा। इसी से हम एक कर्व भी ड्राइव कर सकते हैं। उस कर्व के एक्स एक्सिस पे हम मैच्योरिटी रखते हैं और वाई पे हम रिटर्न रखें, तो कुछ इस तरह का रिलेशनशिप इसके अंदर हमें मिलता है।
जैसे जैसे हमारी मैच्योरिटी बढ़ती जाती है हमें रेट भी हायर ऑफर करने पड़ते हैं, इसको हम बोलते हैं यील्ड कर्व। तो जो मैच्योरिटी है और जो रेट ऑफ रिटर्न है इसका एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ज़्यादा मैच्योरिटी ज़्यादा रिटर्न, कम मैच्योरिटी और कम रिटर्न। फिर है जी टैक्सेबिलिटी। कुछ सिक्योरिटीज ऐसी होती हैं जिनसे मिलने वाली इनकम टैक्सेबल होती है और कुछ की टैक्स एग्जेम्प्ट होती हैं। तो जो टैक्सेबल इनकम वाली सिक्योरिटीज हैं उन पे हमें हाई रिटर्न देना पड़ेगा ताकि लोग उसको खरीदें, लेकिन जो टैक्स एग्जेम्प्ट है उसमें हमें हाई इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑप्शन फीचर क्या है कि समटाइम्स फर्म्स ये ऑप्शन देती हैं कि अपनी डेट सिक्योरिटीज को आप शेयर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये ऑप्शन फीचर अवेलेबल हो तो हमें आसानी से इन्वेस्टर अवेलेबल हो जाता है। लेकिन अगर ये ऑप्शन फीचर अवेलेबल नहीं है और इस अगर अवेलेबल है भी लेकिन इन्वेस्टर समझता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो है, तो इन्वेस्टर कभी भी उसकी तरफ नहीं आएगा। अट्रैक्ट करना है तो हायर इंटरेस्ट रेट ऑफर करने पड़ेंगे। इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो जो एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन है वो जितना ज़्यादा होगा हमें उतना ही रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा ऑफर करना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं बिहेवियर ऑफ यील्ड। क्या एक सिक्योरिटी जो हम आज इशू कर रहे हैं और उसने चलना है अगले 10 साल तक, क्या हमने पिछले जितने भी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए उनको जब हमने देखा, एनालाइज किया और हमने एक रेट ऑफ रिटर्न इसके ऊपर सेट कर लिया, तो क्या सारी लाइफ जो सिक्योरिटी की होगी 10 साल 15 साल वो वही रहेगा? तो इसका आंसर है नो। जैसे जैसे हालात बदलते हैं ऊपर वाले फैक्टर के अंदर चेंज आता है जो हमने डिस्कस किए, उस चेंज की वजह से हमारा जो यील्ड बिहेवियर है वो भी चेंज होगा, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा। सो ये जो बिहेवियर है ये सेम नहीं रहेगा थ्रू आउट द लाइफ। ठीक हो गई बात। ये ऊपर तमाम जो फैक्टर्स हैं जिसके अंदर हमने डिफॉल्ट रिस्क की बात की, मार्केटेबिलिटी की बात की, ऑप्शन फीचर्स की बात की, मैच्योरिटी की बात की, ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर उनके अंदर चेंज आता है तो यील्ड भी चेंज होगी, राइट। और अगर उनके अंदर कोई चेंज नहीं आता तो फिर यील्ड भी सेम रहेगी, राइट। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसके अंदर हमने बिजनेस एनवायरनमेंट, टैक्स एनवायरनमेंट और फाइनेंशियल एनवायरनमेंट की बात की। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।